दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नितेश तिवारी लर्निंग पर। तो आज हम बात करने वाले हैं सामाजिक न्याय के बारे में। क्या है सामाजिक न्याय? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भारतीय समाज है वहाँ पे जो न्याय है वो धर्म से जुड़ा एक मामला था। किससे जुड़ा मामला था? धर्म से। मतलब न्याय जो है वह धर्म। आपने महाभारत में भी सुना होगा, हम धर्म की स्थापना के लिए लड़ रहे हैं, मतलब हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं। तो जो न्याय है वो हमेशा से धर्म से जुड़ा एक मामला था। इसमें आपको याद रखना है कि भारतीय समाज में राजा का प्राथमिक कार्य हुआ करता था एक न्यायोचित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना, एक ऐसे समाज की स्थापना करना जो न्याय के ऊपर चलती हो, न्याय के अनुसार चलती हो। यह राजा का प्राथमिक कार्य होता था। तो पहला प्रश्न बन जाता है, न्याय क्या है? न्याय धर्म से जुड़ा एक मामला था और राजा का प्राथमिक कार्य था न्यायोचित उचित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना। अगला प्रश्न है, द रिपब्लिक किसकी पुस्तक है? बहुत फेमस बुक है यार, इसका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो याद रखो ये प्लेटो की पुस्तक का नाम है, जिसका नाम अफलातून भी कहा जाता है। प्लेटो को अफलातून भी कहा जाता है। अगला हमारा तीसरा प्रश्न है कि साधारण शब्दों में न्याय का अर्थ समझाइए। भाई न्याय क्या है? तो प्रत्येक व्यक्ति को उसका वाजिब हिस्सा देना, भाई जिसका जो अधिकार है उसे देना, यही न्याय है, यही वास्तविकता में न्याय है। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का तरीका क्या हो सकता है? कैसे हम सामाजिक न्याय को बढ़ावा दे सकते हैं? देखो यार, पारिश्रमिक या कर्तव्यों का वितरण करते समय लोगों की विशेष जरूरतों को समझना, उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसको हम पारिश्रमिक दे रहे हैं, उसका जो काम मेहनताना है, पैसा दे रहे हैं, उसके कर्तव्य का हम वितरण कर रहे हैं, तो हमें विशेष जरूरतों का ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई जिस व्यक्ति को ज़्यादा ज़रूरत है हमें उसे ज़्यादा देना होगा। और ये तरीके अपना करके हम एक सामाजिक न्याय की स्थापना को बढ़ावा दे सकते हैं। अगला प्रश्न पाँचवा, भाई बात बताओ कि समान लोगों के प्रति समान बर्ताव का जो सिद्धांत है ये क्या कहता है, इसका क्या मतलब है? तो ये कहता है कि लोगों के साथ जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना किया जाए, कोई अलग बर्ताव ना किया जाए, और विभिन्न जातियों के दो व्यक्तियों को एक ही जगह पर जब वो काम कर रहे हैं, चाहे वह पत्थर तोड़ने का काम हो, चाहे पिज़्ज़ा बांटने का काम हो, उन्हें समान पारिश्रमिक मिलना चाहिए। भाई बात तो सही है। अगर व्यक्ति काम सेम कर रहा है, उतना ही मेहनत कर रहा है, तो फल भी सेम मिलना चाहिए। ये तरीका बिल्कुल मुझे सही समझ में आया कि भैया एक ही काम करने वाला व्यक्ति है, जातियां अलग है तो क्या हुआ, लिंग अलग है तो क्या हुआ, अगर काम उतना ही किया जा रहा है तो फिर मेहनताना भी समान मिलना चाहिए। अगला प्रश्न, न्यूनतम आवश्यकताओं की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में लाई गई थी? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना जो कि 1974 से 1979 में थी, इसमें न्यूनतम आवश्यकताओं की जो धारणा है वह लाई गई थी। सरकारी नौकरियों में आरक्षण के प्रस्ताव के विरोध में फूटे आंदोलन का नाम बताइए। देखिए, सरकारी नौकरियों में आरक्षण का जो मुद्दा था, मैं आपको बता देता हूँ, ये मंडल मुद्दा जो है ये खासकर 1990 में तो लागू किया गया, लेकिन 1977 में ही आया था। एंड 19 ये आपका जो है 80s में लगभग ये आपका इसने सिफारिश दे दी थी अपनी। जब सिफारिश ने दी तो उस समय सरकार गिर जाती है, जनता दल की सरकार होती है। लेकिन 1990 में मंडल कमीशन की जो सिफारिशें थी कि भाई 27% एक नए वर्ग को, जिसका नाम है ओबीसी, तो आप में से जो लोग ओबीसी हैं इनको 1990 में ही आरक्षण मिला है। इससे पहले उत्तर भारत में आरक्षण नहीं हुआ करता था, दक्षिण भारत में था। ठीक है, तो ओबीसी वर्ग को जब आरक्षण दिया गया तो जो अपर कास्ट स्वर्ण जाति के जो लोग हैं उन्होंने संघर्ष करना शुरू कर दिया कि यार इन्हें भी आरक्षण मिल गया, SC ST को दे रखा था, अब इन्हें भी दे दिया गया तो हमारा क्या होगा। तो इसको लेकर संघर्ष होता है, लेकिन बाद में चल के संघर्ष का समाधान हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि समाज में सामाजिक और आर्थिक आधार पर एक पिछड़ा वर्ग है जिन्हें ओबीसी कहा जाता है, तो सरकारी नौकरियों में इन्हें 27% आरक्षण दिया जा चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए किस भारतीय दार्शनिक का सर्वोपरि स्थान है? भाई ऐसा कौन सा आदमी है जिसने भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए बहुत काम किया? तो केवल वो भीमराव अम्बेडकर जी ही थे, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, और भारतीय जो संविधान सभा थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके अध्यक्ष भी भीमराव अम्बेडकर जी ही थे। अगला प्रश्न, सामाजिक न्याय डैश व डैश का सामंजस्य है। तो आपको याद रखना है कि सामाजिक न्याय जो है व्यक्तिगत अधिकारों और सामाजिक अधिकारों का सामंजस्य है। सामंजस्य का मतलब होता है तालमेल। ठीक है, अगला प्रश्न, और ये प्रश्न तो भाई भूलना ही मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है भाई। ये
क्वेश्चन है कि रॉल्स के अज्ञानता के आवरण का क्या तात्पर्य है, क्या कहना चाहता है ये। तो हम आपको बता दें कि हम खुद को ऐसी परिस्थिति में रखकर देखें, ऐसी कल्पना करें कि भैया मान लीजिए कि आप ऐसी स्थिति में हैं जहां आपको ना कुछ भी नहीं पता कि आपका कौन सा स्थान समाज में होगा। आपको नहीं पता आप अमीर के घर में होंगे या आप गरीब के घर में होंगे, आप महिला होंगे, आप पुरुष होंगे, आपकी समाज में क्या हैसियत होगी, आपको नहीं पता। और आपको समाज को संगठित करने का कार्य दिया गया, तो आप तो अच्छे तरीके से करोगे। तो वही बात इसमें कही जा रही है, आप बेहतर निर्णय ले पाओगे। अगर आपको नहीं पता समाज में आपकी क्या स्थिति होगी, आप कौन हैं, तो आप तो सबके लिए अच्छा लोगे। लेकिन आपको पता है कि भाई मैं तो इस जाति से हूँ, तो उस जाति के लिए अच्छा काम कर लोगे, अपने लिए अच्छा काम कर लोगे, अपनी माता पिता के लिए अच्छा काम कर लोगे। यहाँ पर यह कह रहा है कि व्यक्ति को जब मैं काम दूंगा, उस व्यक्ति को यह नहीं पता होगा कि समाज में उसकी क्या हैसियत होगी, तो वह सबके लिए अच्छा करेगा। ये अच्छा उदाहरण है। तो रॉल्स का न्याय सिद्धांत, जिसके अज्ञानता के आवरण में कहते हैं, ये आता है, आप याद रखिएगा इसको। आगे चलते हैं कि यार ये समानता व सामाजिक न्याय के संबंध में कि मध्य संबंध क्या है। भाई दोनों बड़े मजबूत हैं और दोनों दोस्त हैं, जैसे कहते हैं घनिष्ठ संबंध, दोनों दोस्त हैं, तो दोनों का संबंध है। क्यों? सामाजिक न्याय जो है, सामाजिक न्याय द्वारा ही समानता को हम बढ़ावा दे सकते हैं और सामाजिक न्याय की स्थापना हम कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है समानता और सामाजिक न्याय दोनों घनिष्ठ मित्र हैं। सामाजिक न्याय द्वारा ही हम समानता की स्थापना कर सकते हैं, समाज में सामाजिक न्याय की स्थापना कर सकते हैं। दोनों मिले जुले हैं। अगर आप समानता देना चाहते हो और सामाजिक न्याय देना चाहते हो, दोनों मिले जुले हैं, ठीक है, दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू भी आप कह सकते हो। बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है। न्यायपूर्ण वितरण से क्या अभिप्राय है? देखो यार, न्यायपूर्ण वितरण का मतलब है, न्यायपूर्ण वितरण का मतलब होता है कि भैया हर व्यक्ति को जो उसका वाजिब हिस्सा है वो मिलना चाहिए। वस्तुओं का और सेवाओं का जो है न्यायोचित उचित बंटवारा मिलना चाहिए, कि जो भी वस्तु है, जो भी सुविधाएं हैं, वो सबको समान मिलनी चाहिए, ठीक है। और इसके लिए वितरण का जो प्रारूप है वो ये होना चाहिए कि हर व्यक्ति के बीच में जो वस्तुएं हैं वो लगभग उसको समान रूप से सभी समूहों को, सभी लोगों को बांट दी जानी चाहिए। न्यायपूर्ण समाज की अवधारणा से क्या अपेक्षा की जाती है? देखिए, एक जो न्यायपूर्ण समाज है उसकी जो अवधारणा है कि भाई एक सिंपल सा है कि न्यायपूर्ण समाज लोगों की न्यूनतम जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उसको मुहैया करवाने की बात करता है। जैसे सुरक्षा, आपकी सुरक्षा है, जिसमें स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जीवन के साथ अवसर की समानता है, प्रतिभा के विकास के लिए, ये आपकी न्यायपूर्ण चीज़ें हैं, ये आपकी आवश्यक चीज़ें हैं जिनके माध्यम से आप अपना विकास कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की इकाइयों न्यूनतम आवश्यकताओं में किन सुविधाओं की गणना की है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने बोला है कि भोजन, शुद्ध पानी, आवास, आय, शिक्षा, ये आपकी जो हैं ये न्यूनतम आवश्यकताएं हैं जो सबको मिलनी ही चाहिए। अगला प्रश्न है कि मुक्त बाजार से क्या अभिप्राय है और मुक्त बाजार से आपकी क्या मतलब, इसमें क्या बात की जाती है? देखिए, मुक्त बाजार बहुत सिंपल है। मुक्त बाजार में कहता है खुला बाजार, खुला व्यापार, जिसमें जितनी प्रतिस्पर्धा, जितनी योग्यता होगी, जितना कौशल होगा, वह अपना उतना विकास कर लेगा। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब ये बहुत पुरानी सी लाइन है कि क्या न्याय में देरी होना अंधेर होना है? उक्त वाक्य का अर्थ समझाइए। भाई बात तो सही है, भाई देर से दिया गया न्याय अंधेरा ही तो है। मान लीजिए यदि पीड़ित व्यक्ति को जो न्याय दिया जा रहा है, लंबा संघर्ष, दर बदर की ठोकरें खा रहा है वो, तो न्याय से तो बट उसका जो विश्वास है वो उठ जाएगा। और कभी तो पीड़ित को इंसाफ की उम्मीद तक दुनिया से लिए चली जाती है। मतलब व्यक्ति मर जाता है और अभी उसको न्याय तब भी नहीं मिलता है। तो यार अंधेर होना सच में मैं मानता हूँ कि न्याय में अगर देरी हो रही है, यार जब उसको न्याय चाहिए था अगर आपने तब न्याय नहीं दिया, तो ये एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि अंधेर ही तो हुआ। आप उसको न्याय दे सकते थे, उसका जो हक था वाजिब वो दे सकते थे, लेकिन आपने नहीं दिया। वो 20 साल, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि कोई आदमी है, उसने 20 साल की उम्र में केस लड़ना शुरू किया, 40 साल में वह जीतता है, 20 साल जिंदगी के चले गए दोस्त, क्या फ़ायदा उस न्याय का, है ना? अंधेर ही तो हुआ। अगला प्रश्न है कि न्याय अपने आप में संपूर्ण प्रक्रिया है, फिर भारत में सामाजिक न्याय पर विशेष बल क्यों दिया गया है? देखिए, एक लंबे समय से चली आ रही जातिगत विभिन्नताओं के कारण न्याय की प्रक्रिया कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है हमारे देश में। इसलिए सामाजिक ताने बाने को ध्यान में रखकर हमने न्याय तय किया जाना चाहिए कि समाज में किस प्रकार की व्यवस्था चल रही है, उसको देखकर ही तय किया जाना चाहिए।
मुक्त बाजार के पक्ष और विपक्ष में क्या बातें की गई। मुक्त बाजार क्या होता है? मुक्त बाजार मतलब खुला बाजार, है ना। तो पक्ष में ये कहा गया कि भाई बाजार जो है हर व्यक्ति को जाति धर्म लिंग की परवाह नहीं करता है, बाजार केवल व्यक्ति की योग्यता और कौशल पर काम करता है। तो भाई जो कौशलफुल होगा, स्किलफुल होगा, वो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन विपक्ष में बात कहता है, विपक्ष कहता है कि ये तो भैया तुम झूठ बोल रहे हो, ये प्रतिभाशाली बात तो ठीक है, लेकिन प्रभावशाली और धनी लोग ही जा पाएंगे, क्योंकि जो कमज़ोर व्यक्ति है, अवसर विहीन व्यक्ति है, वो मार्केट में कैसे कब्जा कर लेगा, मार्केट में कैसे अपनी पहुंच बनाएगा। तो ये इसके विपक्ष में बात रखी जाती है। अगला प्रश्न है हमारा कि यार ज़रा समझेंगे इसको पहले। हर किसी को उसका प्राप्य देने का मतलब समय के साथ कैसे बदलता है। अब देखिए इसमें बहुत सिंपल सी बात है कि बदलते समय और परिस्थितियों के कारण व्यक्ति की आवश्यकताओं में भी बदलाव हो रहा है। भूमंडलीकरण का मतलब है वैश्वीकरण, इसका मतलब वैश्वीकरण होता है। तो वैश्वीकरण जो आपका है वो तकनीक के विस्तार ने व्यक्ति के जीवन में महान परिवर्तन ला दिए हैं। इसी अनुसार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यकताएं भी बढ़ गई हैं। तो इसीलिए समय के साथ जो प्राप्य है, प्राप्य का मतलब जो अधिकार है उसका, वो भी बदलता रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न बहुत ज़रूरी है, इसको समझते हैं। इमैनुअल कांट जी जो कि जर्मन दार्शनिक हैं, तो इन्होंने कहा था कि यार इनके क्या विचार थे। इन्होंने कहा कि हर व्यक्ति की गरिमा होती है, इसलिए हर व्यक्ति को उसका प्राप्य होता है, अधिकार होता है, और अपनी प्रतिभा के विकास के लिए, लक्ष्य की पूर्ति के लिए उसे अवसर दिए जाने चाहिए। ये इनका कहना था। ठीक है, तो अब हमारा प्रश्न ये है कि सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए सरकार द्वारा लागू किए गए किए जाने वाले 3 सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। तो भारतीय समाज में सरकार ने क्या किया, समान लोगों के प्रति समान बर्ताव का सिद्धांत किया। मतलब आप किसी भी जाति से हैं, आप किसी भी वर्ग से हैं, किसी भी समाज से आते हैं, लिंग क्या है आपका, नस्ल क्या है, फर्क नहीं पड़ता, समान लोगों के प्रति समान बर्ताव का सिद्धांत भारतीय समाज में अपनाया जाता है। अगला पॉइंट है आपका कि समानुपातिक न्याय की बात करते हैं हम लोग। समानुपातिक न्याय का मतलब है कि जितनी कौशल होगा, जितना योग्यता होगा, उसके आधार पर ही आपके साथ वैसा बर्ताव किया जाएगा। अभी कहता है कि समान लोगों के प्रति समान बर्ताव तो नहीं चलेगा भाई, क्योंकि मान लीजिए एक ही स्कूल के बच्चे हैं, एक ही क्लास के बच्चे हैं, सब तो समान हो गए, तो क्या सबको समान नंबर दे दें? नहीं, आपको वहाँ पर व्यक्ति की, बच्चे की उत्तर पुस्तिका मतलब योग्यता, जितना अच्छा लिखा है उसके आधार पर उतने मार्क्स जो है, नंबर जो है वो मिलने चाहिए। तीसरा है विशेष जरूरतों का ख्याल रखना चाहिए भाई। कुछ लोग कुछ महत्वपूर्ण संदर्भों में अगर हम बात करें, अगर समाज का पिछड़ा वर्ग है, समाज का कमज़ोर वर्ग है, अगर उसके लिए हम कुछ सुविधाएं विकसित कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए विकलांग व्यक्ति है, उसके लिए रैंप की व्यवस्था की जा रही है। रैंप समझते हैं, ढलान नुमा सीढ़ी, तो यार बना रहे हैं, उसके लिए अलग विशेष बना रहे हैं उन लोगों के लिए, तो अच्छा ही तो है, वो हर जगह आ जा सकेंगे, सार्वजनिक स्थानों पर जा सकेंगे, उनके अधिकार की रक्षा ही होगी। तो ये ज़रूरी है कि जो कमज़ोर हैं उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए। ठीक है, अब ये 2 प्रश्न भी बहुत ज़रूरी हैं कि रॉल्स का नया सिद्धांत दोबारा से वही है, हमने पर बात की थी, अज्ञानता के आवरण में ही बात करता है, और ये कहता है कि व्यक्ति अज्ञान रहकर निर्णय सही ले सकता है। मान लीजिए समाज को संगठित करने का उसे काम दिया गया है, तो उसे नहीं पता समाज में उसकी क्या स्थिति होगी, क्या हैसियत होगी, तो वो अमीर है, गरीब है, कमज़ोर है, महिला है, पुरुष है, वो समाज के ऐसे व्यक्ति के तौर पर डिसीजन लेगा जहाँ सबका फ़ायदा हो, सबका विकास हो। लेकिन अगर उसे पता है समाज के किस वर्ग से वह आ रहा है, तो उनके साथ ही वो अच्छा कर सकता है और बाकी के साथ बुरा कर सकता है। इसलिए अज्ञानता के आवरण का मतलब होता है आपको नहीं पता समाज में आपकी क्या हैसियत हो सकती है, आप एक अच्छा डिसीजन ही लोगे ताकि अगर कहीं भी जाओ तो आपको भी उसका बेनिफिट मिले। मुक्त बाजार व राज्य का हस्तक्षेप से क्या अभिप्राय है? तो देखिए, मुक्त बाजार का मतलब बहुत सिंपल है, और राज्य का हस्तक्षेप कि राज्य का मुक्त बाजार कहता है कि खुली प्रतिस्पर्धा होगी, जिस व्यक्ति में जितनी योग्यता है, जितना कौशल है, वो उतना विकास कर लेगा। लेकिन जो आपका राज्य का हस्तक्षेप है वह कहता है कि भाई साहब जो प्रतिभा धनी, ठीक है, प्रतिभा से लक्ष्य लोग हैं, ठीक है, प्रतिभा वाले लोग जो हैं वो आगे बढ़ जाएंगे, जिनमें जितनी कौशल है, जितना योग्यता है, वो विकास तो कर लेंगे। लेकिन जिन लोगों के पास प्रतिभा ही नहीं है, कौशल ही नहीं है, उनका क्या? तो इसके लिए सरकार के पास संसाधन होने चाहिए और सरकार द्वारा ही उचित वितरण समाज में किया जाना चाहिए। इस चैप्टर से संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है मैंने कवर अप करवा लिए हैं। यार तुमको अगर कोई डाउट है, वीडियो को 1-2 बार देखो, और 1-2 बार देखने के बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय